प्रतापगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे इतिहास के स्रोतों को लेकर के, और उस क्रम में मेरा यह तीसरा वीडियो होगा। पहले में हमने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास किया था कि इतिहास के जानने के दो स्रोत हमको मिलते हैं, एक तो इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे द्वारा या भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, और एक साहित्यों के द्वारा। तो उसी में हम एक टॉपिक उठाए हैं भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, उसमें क्या क्या आते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था और सामने फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखा हुआ है। सिक्के, अभिलेख, स्मारक और भवन, मूर्तियां, चित्रकला और अवशेष, इनके माध्यम से हम अपने प्राचीन काल के इतिहास को जानने में मदद पाते हैं। तो कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें आपका सिक्कों से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने अभिलेखों को शुरू किया था। अब अभिलेखों के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जानकारियाँ सीख ली थी, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट और बचते हैं अभिलेखों से, जो कि अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड हैं। तो आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्मारक और भवन पे चलेंगे। तो अभिलेख में नोट करके एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, जहाँ से आपने कल स्टॉप किया था वहां से आप आगे नोट डाउन करके लिख सकते हैं, क्योंकि अशोक के नाम कई अभिलेखों में मिले हैं तो वो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अभिलेखों की जो परंपरा आई वो ईरान से आई। कहाँ से आई? ईरान से आई। तो सबसे पहले अभिलेख कहाँ पे खोजे गए? मध्य एशिया में। सबसे पहले अभिलेखों के इतिहास पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले अभिलेख मध्य एशिया के बोगजबोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। बोगजबोई से प्राप्त है, बोगजबोई से प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त हुए। अब देखिए मध्य एशिया में आप जानते ही हैं कि हम लोग जो है दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं, और मध्य एशिया में आप जानते हैं कि इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश आते हैं। तो ईरान, ये बोगजबोई जो जगह है वो कहाँ पे है? ईरान में है। और वहाँ से हमको सबसे पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख में क्या हमको प्राप्त हुआ? इस अभिलेख के द्वारा या इस अभिलेख में कुछ देवी देवताओं के नाम प्राप्त हुए, जैसे इंद्र के नाम, इंद्र के बाद मित्र, इंद्र के बाद मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण आदि के नाम हमें मिलते हैं। आदि के नाम उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण। ओके, तो एक पॉइंट तो आपका पहला बना यहाँ से कि बोगजबोई से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें क्या क्या लिखा है। तो इंद्र, मित्र, वरुण आदि के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये उस टाइम के देवता माने जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? एक प्रकार के देवता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अभिलेख जो अशोक के टाइम के थे, जिसमें मास्की अभिलेख के बाद गुर्जरा अभिलेख, देखिए मास्की अभिलेख हो गया, गुर्जरा अभिलेख हो गया, निट्टूर अभिलेख हो गया, निट्टूर अभिलेख, और उद्गोलम अभिलेख, देखिए कितने? मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, निट्टूर अभिलेख और उद्गोलम अभिलेख। आदि के द्वारा अब इसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम नहीं मिलता है। तो
यहाँ पे इन्हीं चारों में अशोक का नाम उल्लेखित है, बाकी किसी में अशोक का नाम नहीं मिलता। आदि के द्वारा अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, उल्लेख प्राप्त होता। ये नोट में आपके बुलेट पॉइंट हैं, जान लीजिए कि बहुत सारे सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा रही हो, रेलवे से लेकर यूपीएससी तक के सारे सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको। सबसे पहले जो था वो बोगज गोई से मिला, उसमें क्या लिखे थे, तो इंद्र मित्र वरुण ऐसे देवताओं के नाम थे। इसके अलावा मास्कीय अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, मृत्यु अभिलेख, उद्गोलन अभिलेख आदि से अशोक के नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर हम तीसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो अशोक के अभिलेख जो है वो 4 लिपियों में उत्कीर्ण किए गए थे। आपको पता होगा ब्राह्मी लिपि थी, आरमाइक लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, ये सारी यूनानी लिपि थी। तो आप ध्यान रखेंगे अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। अब देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो कई लिपियों में मिलते हैं और इसमें से जेम्स प्रिंसेप जो है उनको पढ़ने में सफलता मिली थी। अशोक की अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के अभिलेख अधिकतर, अशोक के अभिलेख अधिकतर किस लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त है, किंतु अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, किसमें, खरोष्ठी लिपि में मिले। किस लिपि में प्राप्त हुए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अभिलेख गोदे गए थे वो किस लिपि से प्राप्त हुए, खरोष्ठी लिपि से प्राप्त हुए। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में, लास्ट पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को रीड करने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप थे। और यहाँ पे टाइमिंग भी अगर पूछ ली जाती है तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी दे सकते हैं। 1837 में इन्होंने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। तो ये इतनी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और बाकी तो कल हमने आपको मुख्य अभिलेख के बारे में बता ही दिया था, तो उसके बाद ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको बुलेट पॉइंट हैं। तो आगे आज हम डिस्कस करेंगे स्मारक और भवन। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए तीसरे की बात करते हैं हम, जो हमें प्राप्त होता है पुरातात्विक स्रोत, वो है स्मारक, या फिर इसको हम भवन बोल सकते हैं। देखिए स्मारक भवन, इतिहास की तरफ अगर हम जाते हैं तो अनेक प्रकार के हमको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है मंदिर। जैसे आपने देखा झांसी का दशावतार मंदिर देखा होगा, या फिर तमिलनाडु के कुछ मंदिर, या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तो कई प्रकार की मंदिरों की शैलियां हैं जिनसे वो बनाए गए थे। मंदिरों की जो शैलियां थी
तो प्राचीन काल में महलों और मंदिरों में, प्राचीन काल की मंदिरों, महलों, स्मारकों से भी प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती। चलिए बात करते हैं, इनकी 3 शैलियां हुआ करती थी। प्राचीन काल में जो मंदिर, महल या स्मारक होते थे, उनके द्वारा भी हम इतिहास को जान पाते थे। और इस तरह से कई शासकों ने कई इनकी शैलियां बनवाई। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत के मंदिर, नागर शैली में निर्मित हुए। अब देखिए, नागर शैली की बात हम अभी कला और संस्कृति वाले अध्याय में करेंगे बहुत डिटेल में। बस अभी आप जान लीजिए कि एक मंदिर बनाने की विशेष शैली होती है जिसके ऊपर विमान होता है, जिसके ऊपर विमान जैसी आकृति बनी होती है, तो वो नागर शैली के मंदिर होते हैं। उत्तर भारत के सभी मंदिर आपको नागर शैली में प्राप्त होते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की मंदिर द्रविड़ शैली प्राप्त होते। तो दक्षिण भारत की तरफ अगर हम जाते हैं, कर्नाटक की तरफ, तमिलनाडु की तरफ या फिर केरल की तरफ, तो वहां के जितने भी मंदिर होते हैं वो हमको प्राप्त होते हैं द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली क्या है? तो द्रविड़ शैली में बढ़िया एक गर्भगृह बना होता है, द्वार पे मुख्य देवता की मूर्ति लगी होती है दोनों तरफ। इस तरह से एक विशेष कलाकृति ये शैली है। इसके बारे में कला संस्कृति के चैप्टर में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। अभी हम आपको बस इनके स्रोतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसको डिटेल नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम आते हैं तो दक्षिणापथ के जो मंदिर हैं, दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण बेसर शैली में हुआ है। बेसर शैली में हुआ। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण जो है बेसर शैली में हुआ है। ध्यान रखिए, तीनों आपको ध्यान रखना है। दक्षिणापथ किस पार्ट को हम बोलते हैं? तो दक्षिणापथ आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के पार्ट हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये दक्षिणापथ में आएगा। नर्मदा नदी बॉर्डर जो बनाती थी, नर्मदा नदी के रीजन के आसपास के मंदिरों को देखेंगे तो दोनों की मिक्स कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। कुछ चीजें वहां पे दक्षिण भारत की यानी द्रविड़ शैली में मिलेंगी आपको, कुछ शैली नागर शैली की मिलेगी। तो दोनों की विशेषताएं जिसमें हो उसको हम कौन सी शैली का नाम देते हैं? बेसर शैली का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो फिर स्मारक भवन में स्तूप आ जाते हैं आपके। मंदिर स्तूप विहार, मंदिर स्तूप विहार आदि। मंदिर स्तूप विहार आदि के द्वारा भी मंदिर स्तूप विहार गुफा आदि के द्वारा भी
हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, हमको इतिहास जानने में सहायता प्राप्त होती है, सहायता मिलती है। अगर हम देखें इसमें, अगर हम देखें तो झांसी में अगर चले जाएंगे आप तो वहां पे दशावतार मंदिर है, तो गुप्त काल की संबंधी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर अगर हम स्तूपों के बारे में अध्ययन करें तो आपने मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा कि सांची की स्तूप है, ठीक है। फिर आप चले जाएंगे सारनाथ में तो भरहुत की स्तूप है। इस तरह से बिहार के वैशाली में चले जाएंगे तो कई प्रकार के बौद्ध विहार बने हुए हैं। और बिहार में ही अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों पर कुछ गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो इनके माध्यम से भी हम इतिहास को क्या करते हैं, एक अच्छी दिशा दे पाते हैं और इतिहास को जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्राचीन स्मारक और भवनों के माध्यम से हम इतिहास को जानने में मदद प्राप्त कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष की। टॉपिक छोटे हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं मूर्तिकला पे। मूर्तिकला अगला है मूर्तिकला। मूर्तिकला से भी हम प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं, क्योंकि अलग अलग राजाओं के शासनकाल में मूर्तिकला में काफी सुधार देखने को मिला। जैसे कि अगर हम कुषाण काल की बात करें, कुषाण काल की मूर्तियों में कुषाण काल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, विदेशी प्रभाव दिखता है। तो मूर्तियों की अगर हम बात करें तो विदेशी मूर्तियों की कुछ विशेषता थी। कब? कुषाण काल के दौरान जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसमें कुछ विदेशी प्रभाव दिखते हैं। विदेशी प्रभाव के बाद अगर हम कुषाण काल के बाद की तरफ चलते हैं गुप्त काल में, तो गुप्त काल में मूर्तियों की क्या विशेषता देखने को मिलती है। देखिए गुप्त काल में जो है उसमें अंतरात्मा और मुखाकृति का सामंजस्य है। आपको देखने में लगेगा कि अभी ये मूर्ति बोल पड़ेगी। तो गुप्त काल में मूर्तियों में अंतरात्मा व मुखाकृति का सामंजस्य है। जब हम गुप्तकालीन की मूर्तियों की बात करते हैं तो काफी श्रेष्ठता दिखती है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे मूर्तियां बोल पड़ेंगी। इस तरह से उनकी मुखाकृति और उनका अंतर आत्मा और उनका जो बनाने का तरीका है वो एक समान दिखता है। तो तीनों का कंपाइलेशन मिलता है या सामंजस्य मिलता है। फिर अगर हम गुप्त काल को क्रॉस करके आते हैं गुप्तोत्तर काल में, तो गुप्तोत्तर काल में अगर हम आते हैं गुप्तोत्तर काल में यानी हर्षवर्धन के टाइम पर, तो गुप्तोत्तर काल की मूर्तियों में सांकेतिक प्रधानता ज्यादा देखने को मिलती है। सांकेतिक प्रधानता अधिक मिलती है, अधिक है। गुप्तोत्तर काल की मूर्तियों की अगर हम बात करें तो सांकेतिक प्रधानता ज्यादा देखने को मिलती है, यानी वो इस तरह से बनाई गई हैं कि वो किसी चीज की तरफ संकेत कर रही हैं, ऐसा कुछ उनको डिजाइन किया गया है। गुप्तोत्तर काल की बात अगर हम जानते हैं तो जिस तरह से हमको अगर देखें तो अमरावती से कुछ प्राप्त हुई है, भरहुत से कुछ प्राप्त हुई है, तो उनको जो है देखेंगे। जैसे अमरावती आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ पे पड़ता है। अमरावती से प्राप्त, अमरावती एवं भरहुत से प्राप्त
मूर्तियां अमरावती एवं भरहुत से प्राप्त मूर्तियां एवं तथा सांची से प्राप्त मूर्तियां। देखिए सांची भी आपको कहाँ पे है कमेंट करके बताना है। सांची किस चीज के लिए फेमस है इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। अमरावती और सांची के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमरावती और भरहुत से प्राप्त मूर्तियां तथा सांची से प्राप्त मूर्तियों में जन साधारण के जीवन की झांकी प्राप्त होती है। जन साधारण की जीवन की झांकी प्राप्त होती है। तो ये कुछ देखिए अलग अलग टाइम पे मूर्तियों की विशेषता रही है जिनके माध्यम से हम इतिहास को कुछ न कुछ तरीके से सीख पाते हैं। तो कुषाण काल में विदेशी प्रभाव दिखा, गुप्त काल में अंतरात्मा और मुखाकृति का सामंजस्य देखने को मिलता है, फिर गुप्तोत्तर काल में सांकेतिक प्रधानता आ जाती है, और लास्ट में जब हम भरहुत की मूर्ति, अमरावती की मूर्ति और सांची की मूर्तियों को देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो जन साधारण के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हुए झांकी प्रस्तुत कर रही हैं। तो इस प्रकार से हमने मूर्तियों को डिस्कस करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं चित्रकला की तरफ। छोटा सा पॉइंट है ये भी, इसी में आज कंप्लीट कर देते हैं इसको। चित्रकला की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ विशेष स्मारक ऐसे हैं जिनमें कुछ विशेष कलाकृतियां का उत्पीड़न किया गया है। जैसे अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं की, भीमबेटका की गुफाओं की, उसमें कुछ विशेष प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन, चित्रकला क्या बताती है? चित्रकला से हमें तत्कालीन, उस समय तत्कालीन जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि आदमी जिस परिवेश में रहता है उसी का जो है चित्र बनाता है, उसे चित्रित फॉर्म में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो जो भी हमें चित्रकला प्राप्त हुई है उस समय वो तत्कालीन जीवन के विषय में हमको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। अगर हम इस क्रम में अजंता की गुफाओं की बात करें, जैसे अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनी कलाकृतियां अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनी कलाकृतियां मानवीय भावों को स्पष्ट करती तो ये तो रही चित्रकला। चित्र क्या करते हैं, एक अलग इमेजिनेशन, जैसे आपको अभी एक चित्र दे दिया जाए तो बिल्ली और कुत्ते का चित्र दे दिया जाए तो आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि बिल्ली या कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा होगा शिकार करने के लिए, ऐसा स्टोरी आप बना सकते हो। तो उसी प्रकार से जो उस टाइम की चित्रकला थी जहाँ पे उत्कीर्ण की जाती थी, वहाँ पे आदमी इस तरह से सोचता था कि इसी प्रकार का परिवेश रहा होगा और उसी तरह से उसको ढालने का प्रयास करता है। अब लास्ट टॉपिक हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, अवशेष क्या होते हैं, और आपका ये पूरा तात्विक साक्ष्य लगभग समाप्त होता है। कल से हम बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य। आइए अवशेषों को भी देख लेते हैं।
एक पॉइंट में अवशेषों को अवशेष क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि अवशेष का मतलब क्या होता है, जो बच जाए। अवशेष का मतलब क्या होता है, अवशेष का आशय क्या है, जो बच जाए, जो बच जाए। जैसे मान लीजिए कि बहुत प्राचीन काल से जो चीजें हमको प्राप्त हुई आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलती हैं। जीर्ण शीर्ण मतलब टूट फूट कर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन उनका भी अवशेष बचा हुआ है कि अभी ये इनका अस्तित्व। अवशेष क्या करता है, तो अवशेष किसी के अस्तित्व को प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरें लगभग 500 मुहरें, 500 मुहरें हैं जो अवशेष का काम कर रही हैं। उस पे क्या लिखा है, क्या गुदा है, कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है, लेकिन वो क्या है, एक अवशेष की तरह काम कर रही हैं। कभी भी जब हम सिंधी लिपि को पढ़ेंगे तो वहां से इनके मतलब के बारे में उनकी जानकारी निकल के सामने आएगी। तो वो क्या है, अवशेष हो गए। फिर अवशेषों के संबंध में दूसरा पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं तो जैसे बसाड़ की मिट्टी, बसाड़ मिट्टी, बसाड़ मिट्टी, ये बसाड़ मिट्टी क्या होती है। एक पॉइंट ये भी है कि बसाड़ मिट्टी क्या होती है, तो प्राचीन वैशाली जिला से, कहां से, वैशाली जिला बिहार से, वैशाली जिला बिहार, वैशाली जिला बिहार से एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिली है जिसको बसाड़ मिट्टी का नाम दिया गया है। ये भी कुछ न कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ इशारा करती है, तो इसको भी हम अवशेष की कैटेगरी में ही रखते हैं। बसाड़ मिट्टी के संबंध में कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान रखेंगे वैशाली जिला बिहार में इस प्रकार के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम एक और अवशेष की बात करते हैं तो हमें प्राचीन काल से मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदघाट मिलते हैं। तो गंगा यमुना के, गंगा यमुना के दोआब से, दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब। तो गंगा यमुना के दोआब से मिट्टी में दबे गेरुए रंग के, किस रंग के, गेरुए रंग के मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र की मिट्टी से काफी प्राचीन काल से दबे हुए अगर हम देखें तो गेरुए रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जो क्या है, अवशेष की तरह हमको इतिहास जानने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर इतनी चीजें थी जो आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती थी और इनका बहुत ही हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब कल हम वीडियो बनाएंगे भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के ऊपर, जिसमें हम शुरू करेंगे बौद्ध साहित्य से। थैंक यू वेरी मच।